चलो डेट क्या हुई, थर्ड ना। चलो ट्रांसफार्मर का एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज। थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोगों ने पढ़े थे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। हाँ सर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इंक्रीज द वोल्टेज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, डिक्रीज द वोल्टेज। चलो उसका प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो याद करो हमने ऐसा पढ़ा था कि प्राइमरी कॉइल में से करंट पास होगा तो वो धीरे धीरे उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल में जाती है और सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर हमने पढ़े थे ऐसे, कोर टाइप, दो अलग अलग लिंब पे कॉइल कनेक्ट है तो कोर टाइप, एक ही लिंब पे दोनों कॉइल कनेक्ट है तो वो सेल टाइप, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। चलो उसके सिंबल, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में टर्न्स कम होंगे, स्टेप अप में सेकेंडरी में कॉइल टर्न्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। दिस इज सेंटर वेव ट्रांसफार्मर विच इज यूज इन अ रेक्टिफायर। याद करो फुल वेव रेक्टिफायर में ये यूज होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलो यहाँ पर हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर कंसिडर किया था कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एनपी, सेकेंडरी में एनएस, इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल तो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अकॉर्डिंग टू ये कौन सा लॉ है, या तो फेराडेज लॉ। इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। जो यस सर। ईएमएफ होता है विच इज इक्वल टू वोल्टेज, सो वीपी का इक्वेशन लिखा, वीएस का इक्वेशन लिखा, रेशियो निकाला। सो वी गेट द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, ठीक है। NS by NP is called the transformation ratio. NS by NP is called transformation ratio. So the equation can be written as VS by VP is equal to lambda. चलो तो ये सब चीजें पढ़ने के लिए हम लोगों ने एजम्पशन क्या ली थी कि प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होना चाहिए एंड फ्लक्स लिंक विथ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल इज सेम, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल जो है वो सबका सेम होना जरूरी है, ठीक है। चलो फिर हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा ट्रांसफार्मर कैसे डिजाइन होता है वो, इफ द सेकेंडरी कॉइल हैज ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स देन प्राइमरी तो वीएस इज ग्रेटर देन वीपी होता है तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, तो लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलती है, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल has less turns than primary then it is called step down transformer, so vs by vp is equal to ns by np। चलो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ पावर फ्रॉम एन आइडियल ट्रांसफार्मर प्रूव दैट, ये करंट के लिए प्रूव करना है साथ में। चलो एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा कि आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तब पावर लॉस क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। नो एनर्जी लॉस, मतलब इनपुट का जो पावर होगा वही आपको आउटपुट में पावर मिलेगा। सो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, तो आईपीवीपी इज इक्वल टू आईएसवीएस, तो आईपी बाई आईएस इज इक्वल टू वीएस बाई वीवी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ये इक्वेशन हमें पता है, तीनों को कंबाइन करें तो आईपी बाई आईएस इज इक्वल टू वीएस बाई वीपी इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी। याद आया भाई, ऐसा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। सर हाँ चलो तो आज कंप्लीट करना है ट्रांसफार्मर को। सबसे पहले तो व्हाट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। चलो सबसे पहला यूज क्या है उसका, कि जो पावर सप्लाई है उसमें स्टेबलाइज करता है वो ट्रांसफार्मर।
मतलब हम लोग लिख सकते हैं फॉर स्टेबलाइजिंग पावर सप्लाई। चलो, लाउड स्पीकर, रेडियो रिसीवर, टेलीफोन में भी छोटा ट्रांसफार्मर यूज होता है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, ठीक है, उस हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल ट्रांसफार्मर यूज्ड इन रेडियो रिसीवर, टेलीफोन एंड लाउड स्पीकर। चलो, बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो यूज होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर is used for producing एक्सरेज। आउटपुट उसमें ज्यादा चाहिए बिकॉज इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा है, तो उसके लिए मतलब उसको हम लोग लो टेंशन वोल्टेज की जगह पर हाई टेंशन वोल्टेज प्रोवाइड करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जब करना होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। वेल्डिंग करने के लिए भी जब जो मशीन उसका यूज होता है, मैकेनिज्म जो उसका यूज होता है बेटा, वहां पर भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। चलो, देन आफ्टर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है पता है भाई? फर्नेस में, टू मेल्टिंग द मेटल्स। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर is used for melting the metals in furnace। चलो, एंड और ट्रांसफार्मर का एक बहुत अच्छा यूज आपको पता ही है। ट्रांसफार्मर की वजह से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है बेटा, क्योंकि देखो आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है, पावर स्टेशन में पावर जनरेट होता है, ठीक है। तो वो लोग पावर जो है वो हम लोगों को ऐसा नहीं कि भाई चलो भाई थैले में लेके दे दिया एक महीने की यूज करने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है पावर स्टेशन में, जो भी कस्टमर्स है, मतलब हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कंज्यूमर जो पहुंच कंज्यूमर की तरफ जो पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, हमारे घर पे जो आता है, ठीक है, जीबी। तो जीबी का एक स्टेशन मानो कि भाई हमारे यहाँ पर तारवाड़ी पे है, नहीं तो भाई एलपी सवानी पे था, वहां से एलपी सवानी एरिया से लेके धीरे धीरे याद करो, आप लोगों ने वैसे देखे होंगे ना, पोल्स देखे होंगे उसके बेटा, ठीक है, ऐसे पोल्स जाते हैं ना वायर के, पता है ऐसे भाई, जो यस लॉन्ग सर। डिस्टेंस पे वो लोग भेजते हैं, तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस वायर वो लोग पहुंचाते हैं, और थोड़े थोड़े जगह पर ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है। मतलब जीबी से मानो कि यहाँ पर आया, यहाँ से कोई और एरिया में जाता है, तो वहां पर एक और ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जो पावर है, जो एनर्जी है, वो हम लोग कंज्यूमर की तरफ पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन पावर स्टेशन reaches to consumers through transformer, ठीक है। चलो, तो यूजेस उसका स्टेबलाइजिंग पावर सप्लाई करता है, मतलब पावर सप्लाई को स्टेबल फॉर्म में लाता है। स्मॉल ट्रांसफार्मर जो यूज होता है वो बेसिकली यूज होता है अपने रेडियो रिसीवर टेलीफोन, और उसमें यूज होता है, ठीक है। चलो,
और कहीं पर आपने देखा है ट्रांसफार्मर यूज होता हुआ? आप लोगों ने देखा है, आप लोग घर में गैजेट यूज करते ही हो। चार्जर। सर मोटा मोटा टीवी, मोटा मोटा इलेक्ट्रिकल वस्तु है। एयर जैसे कंडीशन, एयर एसी। कंडीशन का आउटडोर यूनिट आता है ना भाई, एयर कंडीशन का आउटडोर यूनिट, हाँ सर। रेफ्रिजरेटर, फिर हाँ सर। कंप्यूटर, वो सब में। हाँ सर। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, कंप्यूटर, एटसेट्रा। ठीक है। एंड ऑल्सो यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर में भी यूज होता है। हाँ सर। ठीक है। स्टेबिलिटी जो बनाते हैं ना, स्टेबिलिटी पावर की जो स्टेबिलिटी बनाते हैं बेटा, उसमें एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी ये ट्रांसफार्मर यूज होता है। ज्यादा वोल्टेज आते हैं, कम करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दो उसमें। ठीक है, तो अपने आप कम हो जाएगा। और जितना कम करना चाहते हो उतना कम हो गया, बाद में आपको अनफ्लक्चुएटेड वोल्टेज चाहिए तो आपको बाद में क्या लगाना है, जेनरेटर लगा दो। तो भी वो और अच्छे से आपको मतलब आउटपुट मिल सकता है। जेनरेटर याद है? हाँ सर। हाँ जेनरेटर सर। ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर ऐसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कुछ, याद है? हाँ सर। चलो, इसका अभी एक जो क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, शायद आप कुछ सोच के उसमें बता सकते हो तो। चलो, यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको एनर्जी सप्लाई करनी है तो उसमें ट्रांसफार्मर कैसे आपको हेल्प कर सकता है, कोई बता सकता है बेटा? लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या सर? ट्रांसफार्मर जो है विच इज ऑल्सो यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है तो ट्रांसफार्मर का यूज कैसे हो सकता है? सर स्टेप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करके। हाँ, तो मतलब जो भी, मान लेते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर जो है वो लार्ज स्केल ट्रांसमिशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसकी होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कैसे यूज करते हैं। मानो कि भाई मेरे पास जो आउटपुट वोल्टेज जनरेटर है मेरे पास, ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जनरेटर का जो है वो स्टेप अप है, तो करंट उसका क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? याद करो, हमने ऐसा पढ़ा कि वोल्टेज आपका बढ़ता है तो करंट आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि पावर आपका सेम होना चाहिए। याद करो, आइडियल केस, यस सर। वोल्टेज बढ़ता यस है सर। तो करंट आपको कम करना पड़ता है। याद करो, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। एंड करंट कम करोगे तो याद करो जूल इफेक्ट अपने आप कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जूल इफेक्ट का इक्वेशन क्या है बेटा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप, तो आपका वोल्टेज क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। तो आपका करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट कम, अरे करंट कम होगा तो अकॉर्डिंग टू जूल इफेक्ट, याद करो आई स्क्वायर आर, करंट रिड्यूस हो जाएगा तो जूल इफेक्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब पावर लॉस भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक यस है, सर। चलो। तो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर है, तो ऐसा लिख सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर द large scale transmission and distribution
of electric energy over long distance। चलो अभी कैसे यूज होता है वो मान लेते हैं कि हमारे पास जनरेटर है, तो उसको लिखेंगे हम लोग द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज स्टेप अप। सो करंट अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस्ड, करंट इज रिड्यूस। एंड जो आई स्क्वायर आर है, आई स्क्वायर आर मतलब क्या, हमारा पावर लॉस, पावर लॉस बिकम लेस। ठीक है, तो बेसिकली देन आफ्टर इट इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन एरिया सबस्टेशन नियर द कंज्यूमर। मतलब पहले क्या करते हैं बेटा, स्टेप ऑफ वोल्टेज, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर से वो हाई वोल्टेज बना देते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज बनाते हैं तो पावर का इफेक्ट सेम लाने के लिए करंट अपने आप कम हो जाएगा, और करंट कम होगा तो आई स्क्वायर आर इक्वेशन से हमारा पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वो लोग ये प्रोसेस करते हैं कि वोल्टेज, हमारा जो जनरेटर होता है वो स्टेप अप जनरेटर होता है, तो स्टेप अप जनरेटर से वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाने के बाद करंट कम हो जाता है अपने आप। ठीक है, करंट कम रखेंगे ताकि आपका पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, पावर लॉस उसका कम हो जाएगा। देन आफ्टर इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब ये प्रोसेस हो जाने के बाद वो जहाँ जो हमारा सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन से पावर जो है वो धीरे धीरे कंज्यूमर को बेचते हैं। तो बेसिकली ये करने का रीजन ये है, लॉन्ग डिस्टेंस पे वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेके पावर को के इफेक्ट कम करने के, लॉस ऑफ पावर के इफेक्ट कम करने के लिए वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं और करंट को कम करते हैं। करंट कम करते हैं तो आई स्क्वायर आर की इफेक्ट जो होती है वो अपने आप कम हो जाएगी, तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो पावर लॉस की इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए ऑलवेज ट्रांसफार्मर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं it is then transmitted over long distance to the area substation near the consumers। ठीक है, चलो जब भी सब स्टेशन में पावर आता है और जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा, तो क्या होता है बेटा, धीरे धीरे वो पावर जो है, जो लॉस तो कम हो चुका है, फिर हमारे घर पे जब आता है बेटा, समझो पूरा प्रोसेस समझो। मानो कि ये मेरे पास, मैं उकाई काकरापार में काम करता हूँ, वहां से मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की है वो यहाँ पर मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करूंगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करूंगा तो जाहिर सी बात है कि वोल्टेज मेरा ज्यादा होगा, करंट कम होगा, और वो मुझे जीबी तक मुझे भेजना है, तो वो मुझे भेजना पड़ेगा। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वजह से पावर लॉस कम करने के लिए मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर पहले यूज किया। अभी ये जीबी में आ गया, अभी जीबी से कहाँ कहाँ जाएगा, मानो कि ये अड़ाजन में गया, मानो कि भाई ये भटार गया, और मानो कि ये सिटी रोड पे गया। एक ही सप्लाई पावर स्टेशन से मुझे 3 अलग अलग एरिया में डिवाइड करना है, तो यहाँ से जब मैं अलग अलग एरिया में डिवाइड करना है, देखो ये पूरा पावर स्टेशन है, वहां से ये सब स्टेशन पे आया, सब स्टेशन से अभी वो कंज्यूमर को मुझे पहुंचाना है, तो यहाँ पर मैं कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करूंगा बेटा, स्टेप डाउन। मतलब ऑलरेडी वोल्टेज को कम करूंगा, सब जगह पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करूंगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करने की वजह क्या है कि अभी जो पावर इतना ज्यादा नहीं चाहिए, वोल्टेज इतना हाई वोल्टेज नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में सारे जो गैजेट है वो आरएमएस वैल्यू हमारे घर पे कितनी आती है, 220 वोल्ट, और यहाँ पर एकदम हाई वोल्टेज आते हैं। इतने वोल्टेज डायरेक्ट मैं घर पे भेज दूं तो क्या होगा, जो भी गैजेट है वो अपने आप क्या हो जाएगा, बंद होने लगेंगे, मतलब जल जाएंगे हाई वोल्टेज की वजह से। ठीक है, तो जीबी में से जब कंज्यूमर को भेजना होता है बेटा, तब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करने की वजह से जो पावर की स्टेबिलिटी है, वो पावर की स्टेबिलिटी अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब
जो हाई पावर है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये भी आरएमएस वैल्यू बेटा। मैक्सिमम वोल्टेज तो हमारे घर पे भी कितने आते हैं पता है, 311 वोल्ट आते हैं, 311 वोल्ट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज को ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वन टाइम पीरियड पे उसकी एवरेज वैल्यू आपको मिलती है अप्रोक्स कितनी, 220 वोल्ट ही मिलती है। इसलिए हमारे घर के सारे गैजेट जो है वो आरएमएस वैल्यू पे ही फंक्शन करते हैं। आरएमएस वैल्यू मतलब अभी आपको पता है, ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू। तो वी एम आपको फाइंड करना है तो याद करो 220 इंटू रूट टू, आप चेक करो तो आपको वी मैक्स मिल जाएगा वोल्टेज। इतना वोल्टेज हमारे बिल्डिंग में आप रहते हो तो मीटर में इतना आता है, फिर वहां से उसकी आरएमएस वैल्यू बन के हमारे घर पे आती है, और हमारे सारे घर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो आरएमएस वैल्यू पे ही चलते हैं। ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वो धीरे 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 क्या करते हैं, सब स्टेशन में और धीरे धीरे डिवीजन देके सब जगह पर धीरे धीरे बेचते रहते हैं। इसीलिए हमारा जो पावर सप्लाई जो घर पे आता है वो अप्रोक्स कितने आते हैं, 220 से 240 वोल्ट तक ही आते हैं, ताकि एक भी गैजेट को डिफेक्ट ना हो, इसीलिए। तो दो जगह पर ट्रांसफार्मर यूज होता है, जहां से पावर जनरेट होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दिस इज द मेन पावर स्टेशन, ये उकाई है। वहां से हमें जीबी में लाना है, तो बीच में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके उसको ट्रांसमिट करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करने से क्या होता है कि वोल्टेज ज्यादा होगा और करंट क्या होगा, कम होगा, तो पावर का लॉस कम हो जाएगा। जीबी में से अलग अलग एरिया में उसको डिवाइड करना है तो कम वोल्टेज पे भेजना है, इसलिए वहां पर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। ठीक है, ताकि आपको सप्लाई में स्टेबिलिटी ज्यादा मिले और घर के जो जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो जल नहीं जाए, डिफेक्टेड नहीं हो जाए, इसीलिए। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में भी ट्रांसफार्मर यूज होता है, एंड यहाँ से जब एरिया में प्रोवाइड करना है तब भी ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस में इस तरह से यूज होता है। पहले स्टेप अप लगाते हैं मेन पावर स्टेशन से सब स्टेशन मिलाने के लिए, सब स्टेशन से कंज्यूमर को जब पहुंचाते हैं तब कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। क्लियर सर। हाँ, तो ये चीज याद रखनी बेटा, मेन पावर स्टेशन से जीबी में आता है तब स्टेप अप। क्यों स्टेप अप, क्योंकि वहां पर ट्रांसमिशन लॉस आपको कम करना है, इसलिए। फिर जीबी में से एरिया में डिवाइड करना है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, उतना पावर लॉस नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए। और घर पे जो भी वोल्टेज आते हैं वो स्टेप डाउन ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि स्टेप अप वोल्टेज डायरेक्ट आएगा तो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को डिफेक्ट हो सकती है। ठीक है, दैट्स वाई टू निग्लेक्ट दिस इफेक्ट हम लोगों को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके ही बेचते हैं। क्लियर भाई, चलो। क्लियर। ओके, अभी जो इसके थोड़े बहुत सम्स है वो करने हैं पहले। सम्स हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किए थे बेटा, कोई नंबर याद है आपको? सर देख के बता रहे हैं। हाँ, सर 7.11 हुआ है लास्ट टाइम। ए बी सी तीन पार्ट है उसका। हम्म। चलो 7.13।
चलो 7.13 डेटा सेट बनाना है बेटा। पहले तो क्या दिया है आपको, कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.50 हेनरी, मतलब आप लिख सकते हो डेटा सेट में क्या बाय एल 0.50 हेनरी, एंड रेजिस्टेंस 100 ओम, तो डेटा सेट में आप लिख सकते हो बाय आर, कनेक्टेड टू 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। एसी सप्लाई मतलब दैट इज कॉल्ड हमारी आरएमएस वैल्यू, वी आरएमएस। ये जो वोल्टेज आपको दिए है 220 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड वी आरएमएस। बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल इज, मैक्सिमम करंट आपको फाइंड करना है बेटा। तो मतलब आपको फाइंड करना है आई एम। तो एसी के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है ना, आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई जेड। ठीक है, जेड, तो जेड का बेसिकल इक्वेशन याद करो, आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर, याद है ना, ये फॉर्मूला है। हाँ सर। लेकिन कैपेसिटर तो अंदर है नहीं, तो ये तो निकल जाएगा, और माइनस एक्सएल का स्क्वायर करोगे तो वो तो प्लस ही होने वाला है। तो जेड इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, एक्सएल की जगह पर क्या लिख सकते हो, याद करो ओमेगा एल। तो ये इक्वेशन आपका क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। ओमेगा आपके पास नहीं है, तो ओमेगा नहीं है तो आपके पास ओमेगा का इक्वेशन तो है 2 पाई एफ, उसका स्क्वायर करो, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये जो जेड का इक्वेशन बेटा आया, ये इक्वेशन आप रखोगे यहाँ पर। ठीक है, आई एम इज इक्वल टू, ये वी एम बाई जेड है ना। यस सर। लेकिन वीएम की जगह पर भी आपको कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि आपके पास तो आरएमएस वैल्यू है। तो वीएम इज इक्वल टू आप क्या रखोगे, वी आरएमएस इंटू √2, वी आरएमएस इंटू √2। वी आरएमएस आपके पास है, सप्लाई वोल्टेज देखो ऊपर दे दिया गया है बेटा, वैल्यू रखो और आंसर लाओ। सर एक बार ये जेड की क्वेश्चन बताना, छूट गई मेरी। हाँ देखो, जेड का ये बेसिक इक्वेशन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि इंडक्टर एंड कैपेसिटर, अरे इंडक्टर एंड रेजिस्टर है। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ का ये स्क्वायर किया है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। हाँ सर, हो गया। चलो सिंप्लीफाई करो बेटा और आंसर लाओ। चलो आ गया बेटा आंसर। यस सर। ओके, सबका हो गया भाई। यस सर। सर हो रहा है, रुको। हाँ हाँ करो।
चलो अभी हो गया। हाँ सर। ओके, चलो उसमें आपको दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा है, व्हाट इज द टाइम लेग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम। चलो टाइम लेग के लिए पहले तो हम लोगों को फेज डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, और उसके ऊपर से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो याद करो ये इक्वेशन शायद आप लोगों ने देखा ही है, tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ऐसा कुछ देखा है ना भाई। यस सर। हाँ, अभी शायद याद होगा बेटा आप लोगों ने, कैपेसिटर तो नहीं है, तो आपका ये इक्वेशन क्या बनेगा, tan phi इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। एक्सएल मतलब आपको पता है ओमेगा एल, ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल बाई आर। चलो फाइंड करो। हो गया, कितना है बेटा। यस सर हो गया। चलो अभी देखो आपको दे दी गई बेटा 240 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, है ना। यस सर। हाँ। चलो तो जो आपको फ्रीक्वेंसी दे दी बेटा, वो फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड कितना लगता है, तो याद करो ये इक्वेशन तो शायद आपने पढ़ा है, t इज इक्वल टू 1/f, तो 1/50, तो 2/100 मतलब 0.02। अभी समझो, वन साइकिल मतलब कितना पता है बेटा, यहां से यहां तक ये जीरो से कितना होता है 2 पाई, तो 0 से 2 पाई के लिए कितना टाइम लगता है, ये 0.02 सेकंड। यहां से ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम पीरियड लगता है बेटा, 0.02 सेकंड। ये 2 पाई मतलब क्या है बेटा, रेडियन है, ये जो फेज डिफरेंस है डेट इज कॉल्ड आवर रेडियन में है वो। तो आपका ऊपर कितना आया है देखो मुझे बताओ, 10 पाई कितना आया। 1.5। 1.57 है सर। 10 पाई। डिग्री में, ठीक है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, याद है ना, वो पाई/180 से मल्टीप्लाई। तो जब 2 पाई फेज डिफरेंस होता है तब आपके पास टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, 0.02 सेकंड। तो अभी जो आपका है 1.57 इंटू क्या करना पड़ेगा, पाई/180 करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको आंसर तो लाना है रेडियन में। तो कितना टाइम लगेगा ये आपको फाइंड करना है, ये टी।
ठीक है, तो नीचे जो मैं लाइन लिखवा रहा हूँ वो आप लिखो। अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रीक्वेंसी, according to the given frequency f is equal to 50 hertz, time period capital T is equal to 1 by f, time period T is equal to 1 by f is equal to 1 by 50 is equal to 0.02 second। अभी नीचे ये जो मैंने लिखा बेटा उस हिसाब से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये कि फेज डिफरेंस और ये टाइम, और आंसर लाओ टी का। चलो आंसर आ गया बेटा, चेक करो। सर 8.72 तो आ रहा है कुछ। क्या? हाँ सर सेम 8.722। 8.72 2-3 बार किया सर, वही आ रहा है। कंफर्म? चलो देख लो। यस सर। 0.02 इंटू 1.57 इंटू पाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो कैलकुलेटर पर 0.02 इंटू 1.57 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 180 कितना आता है? 8.722 10⁻⁻5 कुछ। हम्म 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 8.72 तो आ रहा सोने वंदे। हाँ, आपके पास नेचुरल टेंजेंट का टेबल है क्या? है। सो वो निकल जाएगा कैलकुलेटर से। तो वो निकालो ना 1.57 का। 1.57 10 इनवर्स था सर उसका। $1.0036 10 इनवर्स सर उसका। हाँ चलो, इसमें अंदर मिस्टेक है। ये आया कि आपका इतना आया था? यस सर।
फिर वो फाई निकालना है। हाँ एक्चुअली फाइव डेट इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो यस वैल्यू सर। है, अंदर मिस्टेक है। टेन इनवर्स 1.57 और इसकी एंगल कितना आएगा वो चेक करो, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। मुझे यहाँ पर दिख रहा है 57 डिग्री और 30 मिनट, 5697 उसकी वैल्यू है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ टेबल में। वन पॉइंट फाइव सेवन, तो ये 1.5399, 54185855, तो 1.57, तो 5697 आप कंसिडर कर सकते हो। तो कितनी डिग्री में है, 57 डिग्री, और मिनट है 30 मिनट। 30 मिनट के नीचे देखो 0.5 डिग्री लिखा है, तो आप उसको 57.5 डिग्री कंसिडर कर सकते हो, 57.5 डिग्री। देखा भाई? यस सर। हाँ, तो 57.5 डिग्री आप लेके कर सकते हो। तो फाइव इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 57.5 डिग्री। ठीक है, अभी 2 पाई पे 0.02, तो 57.5 इंटू पाई/180, ये रेडियन में है ना अभी, को कितना टाइम, अभी सिंप्लीफाई करो। सिर्फ वो 1.57 था, उसकी जगह पर 57.5 लिख दो। कितना आ रहा है? 0.0039319 सेकंड। यस सर। मतलब 10⁻³ में आ जाएगा, 3.2 हाँ, एवरेज। 3.19 मतलब 3.2 आप लिख सकते हो। यस। चलो 7.15 हेडिंग मारो। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो अभी भाई। आपको ऐसा दिया है 100 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, चलो डेटा शीट बनाते जाओ। कैपेसिटर सी 100 माइक्रोफेराड इन सीरीज विथ 40 ओम रेजिस्टेंस, R is equal to 40 ohm, connected to 110 volt and 68 supply, RMS value। मैक्सिमम करंट इन द सर्किट आपको फाइंड करना है। मैक्सिमम सर्किट मतलब फिर से आई एम इज इक्वल टू, इक्वेशन तो है ही VM/Z, तो VM/√R² प्लस XC²। इसको मैं इक्वेशन नंबर, नहीं इसको भी RMS वैल्यू में से फॉर्म चेंज करना पड़ेगा ना, तो VM की जगह पर क्या लिखेंगे, √2VRMS डिवाइडेड बाय R²
प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अभी पहले आपको एक्स सी फाइंड करना पड़ेगा बेटा। तो एक्स सी इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है 1/ओमेगा सी। ओमेगा की जगह पर आप क्या लिखोगे, 2π/FC। चलो तो यहाँ से पहले आप एक्स सी निकालो और फिर एक्स सी की वैल्यू आप यहाँ पर आप रख देना और सिंप्लीफाई कर लेना, जो आएगा वो आपका आंसर। यस सर, करते हैं सर। हम्म। सर वो माइक्रोफेराड को कन्वर्ट करना है। हाँ, उसको फैराडे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा। सो 10 की पावर क्या लगेगा? -6, माइक्रो मतलब -6। हाँ, नहीं सर सही थी, लेकिन मैं वो चेक कर रही थी। सही है, सही है। ऊपर से आपको आंसर चेक करो, एक्सी का आंसर यही आता है क्या? सर सेम है, x इज इक्वल टू 26.53। चलो अभी आई एम फाइंड कर लो बेटा। हाँ चलो कितना आंसर आया, 3.24। सर, आ रहा है आ रहा है। हाँ, करो करो। हाँ सर, यही है, एग्जैक्ट यही है। 3.24। 3.24 ओके। एम्पियर। चलो नेक्स्ट वाला सम डेटा शीट बनाते जाओ और मुझे बताओ। क्या दिया है अंदर, देखो बताओ भाई। सर टाइम लगी है इसमें भी।
फाइंड करनी है टाइम लैग मतलब। हाँ 100 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, वो आगे वाला ही है, उसका बी पार्ट है ना। हाँ चलो, तो सेम यहाँ पर भी 10 5 फाइंड करो, जो आगे किया है सेम मेथड बेटा। करोगे? हाँ सर। सेम मेथड है बेटा, सिर्फ वहां पर ओमेगा एल था, यहाँ पर ओमेगा सी आए, 1/ओमेगा सी आएगा। मतलब आपको करना है तो डायरेक्ट अब ऐसा भी कर सकते हो, XC/R। यहाँ पर माइनस लिया है क्योंकि एक्सएल माइनस एक्स तो एक्सएल नहीं है, इसीलिए माइनस। नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे तो मोड़ ही लेना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट XC/R भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी आर। सर एक्सी की जो वैल्यू फाइंड की वो भी तो रख सकते हैं ना, 26.53। हाँ 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 रख, हाँ आगे फाइंड किए ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, हाँ सर, लिख सकते हो। सिर्फ उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे 26। हाँ कर दो सही है। तो 0.6632 ऐसा आया सर। बस अभी ये वैल्यू नेचुरल टेंजेंट के टेबल में फाइंड करके 5 फाइंड कर लो। 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स, क्या वैल्यू है बेटा? 0.66। 6631। ये वैल्यू नेचुरल टेंजेंट में फाइंड करो। सर एक मिनट। सर अभी लॉग बुक नहीं है मेरे पास। तो ये लिख दो, 33.5 आता ही है, वो मैंने देखा, मेरे पास है। पता है। हम्म ओके। चलो फिर फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है? 60 हर्ट्ज दी है ना। हम्म। तो वहां से आप टी yes। फाइंड करो, टी इज इक्वल टू 1/60। तो वो आता है कितना? डिवीजन कर लो डायरेक्ट, 1/60 कर लो। सर 0.0166। 0.0166। हाँ हाँ हो गया। बस। अभी नीचे 2 पाई फेज डिफरेंस होगा, तब टाइम पीरियड हमारा 0.0166 सेकेंड। तो हमारा वो 33.5 को इंटू 33.5 पाई बाय 180। इंटू पाई/180 पे कितना? सर। चलो फाइंड कर लो। हाँ सर। सर 0.00154। हम्म सही है। तो 10 को माइनस में लगाना पड़ेगा। लगा दो। हाँ सर। तो सर 1.54 एक मिनट। इंटू 10 टू द पावर -3।
चलो वो आंसर आ गया बेटा। 1 हाँ सर, आ गया था 1.54 into 10⁻³ चलो सही है। इसमें जितने भी सम से बेटा ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड सम है, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कौन से नंबर का किया था वो? सर 1.7.15 बी। ओके। ये भी चलो 7.18। अ सर्किट कंटेनिंग 80 मिली हेनरी इंडक्टर। इंडक्टर मतलब क्या? सर एल। हाँ, तो डेटा शीट बनाओ। L इज इक्वल टू 80 मिली हेनरी। मिली को कन्वर्ट कर लेना 10⁻³ हाँ, हो गया। एंड 60 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, तो C कनेक्टेड विथ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। फिर से सप्लाई आया तो क्या होगा, कौन सी वैल्यू होगी ये वोल्टेज? RMS सर वैल्यू। आरएमएस। तो डेटा शीट बना लो। VRMS इज इक्वल टू 230 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। हाँ, The हो गया। resistance of the circuit is negligible. The meaning is that resistance of the circuit मतलब R अंदर नहीं है, तो R इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 0। Obtain the current amplitude and RMS value. Current amplitude मतलब मैक्सिमम करंट। चलो तो पहले तो Z फाइंड कर लेंगे, क्योंकि सब में इम्पीडेंस तो आएगा। फॉर्मूला क्या है? R² R² प्लस प्लस XC माइनस। XL माइनस XC², कोई भी आप लिख सकते हो। रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, हम्म। तो क्या होगा यहाँ पर XL माइनस XC का स्क्वायर रूट। चलो तो XL की जगह पर आप क्या लिखोगे भाई? ω L माइनस ये 1/ω C का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट। हाँ तो सर। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, तो Z इज इक्वल टू क्या आएगा? ω L माइनस 1/ω C। चलो, सर ओमेगा ओमेगा भी कट जाए, ऐसा नहीं होता? कैसा बेटा कट होगा ये तो बीच में सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन कुछ थोड़ी है। तो ओमेगा इज 2πfL माइनस 1/2πfC। चलो ये सब वैल्यू रख के पहले ये Z फाइंड कर लो। हाँ सर। आ गया Z।
ऋषभ, आदित्य, माधव, सर हाँ वर्क इन प्रोग्रेस। जेड आ गया सेम सर। कि करंट आ गया? करंट फाइंड कर लिया? करंट फाइंड कर लिया भाई? अच्छा 11.36। ओके, हाँ सर। चलो अभी उसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू इक्वेशन है ना, IM/√2। हाँ सर। हम्म, चलो उसका बी पार्ट, obtain the RMS values of potential drop, obtain the RMS value of potential drop across each element। मतलब जो दो एलिमेंट है उसके लिए आपको फाइंड करना है। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे इंडक्टर के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू V, I की जगह पर IRMS, और रेजिस्टेंस की जगह पर आप क्या लिखोगे? XL। फाइंड करो, जो आएगा वो आपका आंसर। सेम ऐसा कैपेसिटर, VC इज इक्वल टू IRMS इंटू XC। वैल्यू रखो, जो आएगा वो आपका आंसर। हो गया? हो गया भाई? Yes, sir. चलो 7.18C उसका सी बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा, ये तो एकदम फालतू क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द कैप इंडक्टर? तो पावर का इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है ये, पावर P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई। लेकिन फाई इज द फेज डिफरेंस इंडक्टर में और कैपेसिटर में, याद है ना? फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच का π/2। और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर डेसिपेशन 0 होता है, याद है कुछ? हाँ या Yes, ना? sir. हाँ। तो सेम यहाँ पर VRMS IRMS cos π/2, तो आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, फॉर इंडक्टर। Okay, sir. सेम ऐसा आपको पूछा है, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द कैपेसिटर? तो कैपेसिटर में भी फेज डिफरेंस तो π/2 ही आता है ना भाई, तो उसमें भी 0 ही Yes. आंसर आएगा।
फिर उसमें पूछा है और एक क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट। सर्किट में क्या है, सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर, तो इंडक्टर में भी 0 आया, कैपेसिटर में भी 0 आया, तो 0 + 0 मतलब 2 0। नो सर, 0। हाँ चलो, आगे वाला ही सम है, सिर्फ उसमें अभी रेजिस्टर इंक्लूड कर दिया है। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, तो आगे वाला सम के ही सब डेटा है, उसमें आपको रेजिस्टर इंक्लूड कर देना है। ऑब्टेन द एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट, इंडक्टर का तो फाइंड किया ही है, कैपेसिटर का भी फाइंड किया है, सिर्फ यहाँ पर रेजिस्टर का आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले तो आपको फिर से IRMS फाइंड करना पड़ेगा। IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई Z। ये XL माइनस XC तो आपने फाइंड किया ही आगे, सिर्फ उसका स्क्वायर प्लस R² करके फिर से एक स्क्वायर रूट निकाल दो, आ जाएगा समझ में भाई। जो Z है वो हाँ Z सर, में BIU आपकी हाँ, अभी आपकी फॉर्मूला ये बनेगी बेटा। और आई थिंक मुझे ऐसा ध्यान है कि XL माइनस XC² ये तो आपने आगे फाइंड किया ही है। हाँ सर किया है। हाँ, तो वो वैल्यू प्लस R² करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। कितना आ रहा है वो बताओ। सर कुछ 7.253। IRMS। IRMS। चलो अभी उसका पावर फाइंड कर लो। P इज इक्वल टू IRMS²R, मतलब I²R। रेजिस्टर का पावर तो कितना सेम आ आता है रहा वो है। बताओ। वो 789.7। तो अभी टोटल पावर कितना होगा बेटा, टोटल पावर P इज इक्वल टू
PR प्लस PL प्लस PC। वो भी तो 0। नहीं, P इज इक्वल टू PR ही आएगा ना, ये तो 0 ही है दोनों। हाँ, फिजिकल रेजिस्टर में क्या रहा सर? मैक्सिमम 789 पॉइंट जो भी आता है वो। सर हो गया। हम्म चलो 7.20 में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ एक ही सम। हाँ सर। शुक्रिया। 7.20 एक ही सम में आपको बेटा होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके। वो आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। हाँ सर। और वो Okay, sir. पुरानी जनरल का कुछ हुआ बेटा, मैंने बोला था जोल करने का, पुरानी जनरल। सर मेरे पास है तेरे पास है लेकिन जनरल में। तू किसी को बेचती नहीं है। यहाँ पर नोट का भी मैंने बोला था। सर मैं बोला था कि मेरे को बोला, मैंने कितने कॉल्स किया आपका, आपका फोन स्विच ऑफ ही बताता है। जब भी कॉल करती हूँ आपका फोन स्विच ऑफ है, आपका फोन स्विच ऑफ है, ये ऐसा बताता है कि मैं स्कूल आऊँ अरे लेकिन सर मेरे लेक्चर पास में तो होते हैं ना, लेक्चर हाँ में तो क्या? होते हैं, लेक्चर में होता है ना, तभी बात कर ले। हाँ तो सर बोलो मैं कब आऊँ स्कूल में, दोनों चीज लेकर आते हो। बोलो वो सवाल में दी थी मेरे को। तो तू एक काम कर, मंडे मंडे ऐसा है ना तो 10:30 को आ जाना। ओके 10:30। हाँ, 10:30 से 11 के बीच में मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। तो ओके ऐसे लेके आ जाना, या किसी को यहाँ पर आके दे जाना, फिर बाद में मैं उसका जुगाड़ करके भेज दूंगा आपको वापस, ठीक है। और मेरा बायोलॉजी का लेक्चर होगा ना तो वहीं पे अटेंड नहीं कर लो। हाँ एक काम करना, वो मैम के बाजू में बैठ के अटेंड कर लेना। हाँ तो भी हाँ मैं चलेगा। वही बोल रही हूँ, अब फिर दूसरे दो दो धक्के नहीं हो ना, वैसे भी मम्मी जाने दे रही है। नहीं नहीं, धक्के नहीं खाना है बेटा। चलो, तो मंडे आके दे जाना, ठीक है वो। ओके हम्म, चलो, और वो एक सम कंप्लीट कर लेना। Yes, sir. फिर ओके सर। सर, बाय सर, थैंक यू सर। Bye, बाय सर। sir. बाय सर।